बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की। बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की। ये आपका 11th का रिमेनिंग था, ठीक है। तो अगर हम नीट के हवाले से इसकी बात करेंगे, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, शुभम बहुत खुश लग रहा है आज, क्यों? बादल बढ़ गए इसलिए है अजय देवगन। चलिए कोई बात नहीं है, चलेगा। तो अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, नीट में पहले बहुत ही कम मार्क्स पूछे जाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स से, लेकिन जैसे ही एनटीए वालों को पता चला कि बच्चे डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल से, तो इन्होंने इसमें क्वेश्चन पूछना कम नहीं किया बल्कि बढ़ा दिया। आज तकरीबन 4 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं इसमें। 4 4 16 यानी कि 16 मार्क्स। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखेंगे 2020 का और 19 का और 18 का, 18 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 19 में 4 क्वेश्चन और 20 में 4 क्वेश्चन। बच्चे जो है वो बिल्कुल पजल हो रहे हैं, सर बायोमॉलिक्यूल्स में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अचानक से क्यों डबल किया? क्योंकि एनटीए वालों को भी पता चला कि आप लोग डर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स से, इसलिए जिस चैप्टर से बच्चे ज़्यादा डर रहे हैं, ज़्यादा छोड़ रहे हैं, उसको नहीं पढ़ाई कर रहे, उसी में ज़्यादा क्वेश्चन आज आ रहे हैं ज़्यादातर। क्लियर? तो इसलिए उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया अभी 2019 से, ठीक है। तो आप भी होप रखो आपके लिए भी 4 क्वेश्चन नीट एंड क्लीन नीट एग्जाम में आएंगे बायोमॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। आपको मालूम होना चाहिए बायोमॉलिक्यूल क्या है। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? कभी सुना है? कभी सुना है बायोमॉलिक्यूल का नाम? नाम बताओ अपना। राज। ओके, चलिए जी मैं बात करूंगा बायोमॉलिक्यूल्स। इट इज मेड अप ऑफ two terms. One is known as the bio, second is known as the molecule. First is bio, second is the molecule. First is bio, second is the molecule. तो किसको हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल? बायो मीन्स जब भी आप टर्म बायो यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइफ। बाद में हंसेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सीरियस रहो, क्योंकि बेसिक इस चैप्टर का क्लियर नहीं हो जाएगा, आगे जाके आप लोग स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ पाएंगे। हमें पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर, हमें पढ़ना है लिपिड्स, हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पढ़ना है प्रोटीन्स, हमें पढ़ने हैं अमीनो एसिड्स इस चैप्टर में, ठीक है। जब तक ना आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएगी कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, इसकी लिटिल मीनिंग क्या है, तब तक आप आगे जाके इस अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा सीरियस रहो, हंसो भी अच्छे से, मजाक भी करो, ठीक है, लेकिन विथ कंसंट्रेशन। लाइफ मॉलिक्यूल्स मीन्स हो गया केमिकल्स। दैट मीन्स अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग देखूंगा, इट मीन्स द केमिकल्स ऑफ लाइफ। इट मीन्स द केमिकल्स आर सिंपली कंपाउंड, साथ साथ नोट करो, कंपाउंड्स ऑफ लाइफ। केमिकल्स ऑफ लाइफ आर सिंपली कंपाउंड्स ऑफ लाइफ। लाइफ जो है इसके कंपाउंड्स, लाइफ जो है इसके केमिकल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं हम? बायोमॉलिक्यूल्स। तो सिंपली मैं लिखूंगा बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज, या सिंपली दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। नोट साथ साथ करो, दीज आर द केमिकल मॉलिक्यूल्स। These are the chemical molecules which are present in a living cell, जो एक living cell में present है, which are associated with life, या simply which are present in the living cell of an organism, जो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इनको हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। समझ आ गया आपको? शाबाश। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है लिविंग। मैं सिंपली सेल बोल सकता था ना, तो मैंने यहाँ पे लिविंग सेल क्यों बोला? दैट मीन्स जिस सेल में बायोमॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल नॉर्मली फंक्शन करती है। क्लियर? अब जिस सेल में बायोमॉलिक्यूल्स थोड़े से कम होंगे या बायोमॉलिक्यूल्स में कोई डेफिशिएंसी होगी बायोमॉलिक्यूल्स की, वो सेल जो है वो नॉर्मल सेल नहीं रहती है, उस सेल की जान चली जाती है। और जिस सेल की जान चली जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड्स,
तो उस सेल को हम लिविंग सेल नहीं कहेंगे, ठीक है, उस सेल को हम लिविंग सेल नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने ये लिखा है लिविंग सेल बिकॉज द फंक्शन ऑफ सेल्स इज टोटली डिपेंड अपॉन द बायोमॉलिक्यूल्स। पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर सेकेंड, द फंक्शन ऑफ सेल, जो भी सेल एक फंक्शन करती है, यानी कि द फंडामेंटल रोल ऑफ द सेल, द बेसिक रोल ऑफ द सेल, द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल जो है वो डिपेंड है, ऑल आर डिपेंड ऑन द बायोमॉलिक्यूल्स, ऑल आर डिपेंड अपॉन द बायोमॉलिक्यूल्स। सब जो है बायोमॉलिक्यूल, MOLECULES, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल, CULES, बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर, शाबाश। अब ये बायोमॉलिक्यूल जो है सेल में कैसे होते हैं, ये होते भी है सेल में या नहीं होते हैं, हमें सर आप बताइए। क्लियर। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल, आपको मालूम होना चाहिए। सर हमें एग्जांपल बताइए बायोमॉलिक्यूल्स की, एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, यू पीपल हैव टू नो, आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की, मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम आपने बचपन में सुना होगा, ठीक है, जब आप छोटे थे तो आपने कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा। क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का, आपने नाम सुना होगा प्रोटीन्स का, आपने नाम सुना होगा एंजाइम्स का, नोट साथ साथ करो, आपने नाम सुना होगा एंजाइम्स का, आपने नाम सुना होगा एंजाइम्स का। क्लियर। आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का मीन्स आपने नाम सुना होगा डीएनए का, आपने नाम सुना होगा आरएनए का, है ना। तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है। आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजनस बेसिस का, आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजनस बेसिस का। क्लियर। वो भी बनाते हैं कंपोजिशन किसका, न्यूक्लिक एसिड्स का जो कंपोजिशन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस। तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। आपने नाम सुना होगा लिपिड्स का, आपने नाम सुना होगा लिपिड्स का, यस और नो। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स, carbohydrates, proteins, enzymes, nucleic acids, nitrogenous bases and lipids. These are the examples of biomolecules. तो ये बायोमॉलिक्यूल्स सेल में होते हैं या नहीं होते हैं, सर हमें आप बताइए, हमें आप बोलिए। या कभी कभी बायोमॉलिक्यूल जो है, कुछ लोग इनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो है, दे आर सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दे आर सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जब कार्बन एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाएगा, जब कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो सिंपली कुछ लोग बोलते हैं इनको सिंपली द बायोमॉलिक्यूल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are present in a cell, उनको ही हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स पे लाइफ डिपेंड है, जिन मॉलिक्यूल्स पे लाइफ डिपेंड है, लाइफ डिपेंडिंग मॉलिक्यूल्स और सिंपली नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं उनको हम, बायोमॉलिक्यूल्स। सिंपली आप एक और डेफिनेशन बता सकते हो, सिंपली आप बता सकते हो लाइफ डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स, वो एलिमेंट जिन पे लाइफ डिपेंड है। अभी मैंने आपको बोला एक लिविंग सेल जो है वो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर पाती है विदाउट दैट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल। तो मैं सिंपली लिखूंगा दीज आर द लाइफ डिपेंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स, लाइफ डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, लाइफ डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स या लाइफ डिपेंडेंट कंपाउंड्स, लाइफ डिपेंडेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिन पे लाइफ होली एंड सोली डिपेंड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे लाइफ होली एंड सोली डिपेंड है, ऐसे एलिमेंट्स जिन पे लाइफ होली एंड सोली डिपेंड है, दैट आर नोन एज द बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे याद रखो, नहीं याद रहेगा तो ऐसे बोलो, वो कंपाउंड्स विच आर मोस्टली मेड अप ऑफ
कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स जो एक प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, उनको भी हम नाम क्या दे सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। इतना भी याद नहीं रहेगा तो सिंपली बोलो बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स मीन्स केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग सेल, ऐसे केमिकल्स जो एक लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर एक लिविंग सेल के तमाम फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस हैं वो डिपेंड है किस पे, एक बायोमॉलिक्यूल के ऊपर, एक केमिकल के ऊपर, उसी का नाम है बायोमॉलिक्यूल। ये आपके सामने रही आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं अगर बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, मैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बताऊंगा यहाँ पे, ये मैंने बनाया यहाँ पे मिस्टर राज, आज से राज है ना, चलिए बात करेंगे राज की। नहीं, राज थोड़ा पतला हो गया आज, क्यों? ये मैंने शुभम बनाया आज, चलो ठीक है, चलो शुभम कल आर्यन को बनाएंगे। शुभम तो नाक आपको ऐसी है, चलिए जी बात करेंगे, ये शुभम है, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है, थोड़ी सी दाढ़ी है चलिए जी, क्लियर, थोड़े से मूंछ भी है, चलिए ठीक है, ये शुभम है चलिए कोई इशू नहीं है, अच्छा यहाँ पे होती है, ओके ठीक है, चलो जी, ये शुभम है, ठीक है, शुभम की बॉडी है, ठीक है, तो शुभम की बॉडी में सेल्स होंगे, यस और नो, यस और नो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूंगा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स हैं, विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसकी बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो मोटा आदमी लिया है, ये आप समझो ये अपना शुभम है, ठीक है। तो शुभम की बॉडी जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इसकी पूरे बॉडी में सेल्स है। कोई भी बॉडी का पार्ट हो, वो पार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। अगर हम सेल देखेंगे तो हम चीजों को कैसे देखते हैं, जब हमें चीजों के अंदर देखना होता है, चीजों के अंदर क्या है, तो हम सिलेक्ट करते हैं उस पार्ट को और उसको खींच के बाहर लाते हैं, देखिए जूम करते हैं। चलिए जी जूम करेंगे किसी पार्ट को, यहाँ पे ये एक सेल है, मुझे इसको पकड़ के बाहर लाना है और उसमें देखना है इसमें क्या है। मुझे एक्चुअली आपको दिखाना है कि कैसे बायोमॉलिक्यूल सेल के अंदर होते हैं, होते ही भी या नहीं होते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ। चलिए जी बात करेंगे, ये सेल है, दिस इज सेल, दिस इज सेल, क्लियर, ये एक सेल है। तो आपने सेल पढ़ा होगा, सेल का आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ए डबल स्ट्रैंड, ए डबल लेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर विच इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं इसका लिपिड बाइलेयर देखना चाहता हूं तो मुझे लिपिड बाइलेयर का एक सेक्शन लेके इसको जूमिंग करना है, सही है ना। तो जब मैं देखता हूं इसकी जूमिंग में मुझे क्या दिख रहे हैं, लिपिड बाइलेयर, यानी कि दो लेयर्स है लिपिड्स की, दिस इज द लिपिड फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड, दिस इज सेकंड लेयर ऑफ लिपिड, दिस इज सेकंड लेयर ऑफ लिपिड, क्लियर, दिस इज सेकंड लेयर ऑफ लिपिड्स। ऐसे जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, यानी कि जब मैं सेल की शुरुआत में ही देखता हूं, जब मैं सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे पहले ही गेट कीपर पे क्या मिलते हैं, गेट पे क्या मिलते हैं मुझे, बायोमॉलिक्यूल्स, लिपिड, लिपिड, हियर 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 हियर, लिपिड 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 इज द टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। समझ आ गया आपको, क्लियर। तो जब मैं सेल को देखता हूं, सेल के बाउंड्री पे ही मुझे मिलता है बायोमॉलिक्यूल, तो अंदर जब मैं जाऊंगा सेल के अंदर तो बायोमॉलिक्यूल्स के बहुत सारे टाइप्स मुझे मिलेंगे। समझ आ गया आपको। तो अंदर जाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा पहले ही इसमें साइटोप्लाज्म, आपको मिलेगा इसमें पहले ही साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो मिलजुल के क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, जो मिलजुल के क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा इसमें सोडियम, आपको मिलेगा इसमें कार्बन, आपको मिलेगा हाइड्रोजन, आपको मिलेगा नाइट्रोजन, आपको मिलेगा ऑक्सीजन, आपको मिलेगा कैल्शियम, आपको मिलेगा क्लोरीन, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, क्लियर। फिर ये आपस में जुड़ जुड़ के सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। तो जब हम देखते हैं कोई भी सेल ऑर्गेनेली, चाहे वो पूरा सेल होगा, सेल के अंदर जाएंगे ऑर्गेनेली मिलेंगे, ऑर्गेनेली के अंदर जाएंगे यानी कि उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो लास्ट पे आपको क्या मिलेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं आपको। समझ आ गया आपको। चलिए जी बात करेंगे, सेल के अंदर एक सेंटर में बैठा होता है विच इज नोन एज द बॉस ऑफ द सेल, विच इज नोन एज द बॉस ऑफ द सेल, ठीक है। ये बॉस बैठा है सेल के सेंटर में, सेल के सेंटर में बॉस बैठा है, नाम क्या है इसका, न्यूक्लियस। आपने ये भी सुना होगा कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्रोमोटिन मटेरियल, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ क्रोमोटिन मटेरियल। इसमें एक कलर्ड मटेरियल होता है जिसको हम होली एंड सोली नाम देते हैं न्यूक्लियोलस, नाम देते हैं
न्यूक्लियोलस। जब न्यूक्लियोलस आप खोल के देखते हो तो उसमें होता है क्रोमोटिन मटेरियल। बेसिक्स बताता हूं मैं, जो आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, जब हम इसमें देखते हैं, क्रोमोटिन मटेरियल में देखते हैं, न्यूक्लियस में देखते हैं, एक क्रोमोटिन मटेरियल को बाहर करके जूम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा वहां पे, मुझे क्या मिलेगा वहां पे जब हम चीजों को जूम करते हैं, शाबाश, मुझे क्या मिलेगा वहां पे जब मैं क्रोमोटिन मटेरियल को देखने की कोशिश करूंगा तो ये जैसा स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा, विच इज नोन एज द क्रोमोसोम, विच इज नोन एज द क्रोमोसोम। तो मैं बोल सकता हूं द न्यूक्लियोलस, मैं बोल सकता हूं द क्रोमोटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमोसोम। फिर मुझे आप बोलो क्रोमोसोम किसका बना होता है, फिर आप मुझे बोलो क्रोमोसोम किसका बना होता है। हमने स्टार्ट किया शुभम से, शुभम के बॉडी के अंदर चले गए, सेल निकाली, सेल में देखा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखा क्रोमोटिन, क्रोमोटिन में देखा क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम देखेंगे किसका बना होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है ये एक थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, जैसे धागा नहीं होता क्या, उसको हम क्या करते हैं, धागे को हम क्या करते हैं, एक गुच्छा जैसा बनाते हैं, ठीक है, वही एक गुच्छा है धागे का ये, ठीक है। उसको निकालो, ठीक है, एक जगह काटो, फिर ऐसे खींचो, खींच के बाहर निकालो और खींचो तो आपको मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपको मिलेगा एक डबल स्ट्रैंडेड नोन एज द डीएनए, नोन एज द डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जब आप डीएनए देखते हो तो आपको एक फ्रेगमेंट मिलेगा इसका, एक फ्रेगमेंट मिलेगा इसका, आपको देखना है ये फ्रेगमेंट किसका बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका बना है ये, न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या है न्यूक्लियोटाइड, मुझे आपको पढ़ाना है आगे जाके इसी चैप्टर में, अभी के लिए याद रखो इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जब हम न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे इसमें होता है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस होता है पेंटोस शुगर, क्लियर। तो न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह वो छोड़ो, हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस पे, हम आएंगे नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस बेसिस पे। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो जुड़ जुड़ के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जुड़ के बनाते हैं डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स मिलके बनाते हैं फुल डीएनए। ये डीएनए की लेंथ जब बढ़ती जा रही है और ये कॉइल होता जा रहा है, ये बनाता जा रहा है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब बढ़ते जा रहे हैं वो बनाएंगे क्रोमोटिन मटेरियल, फाइनली ये बनाएंगे न्यूक्लियस। जब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, इसके अंदर भी कुछ होगा। नाइट्रोजन बेस का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मोस्टली 4 कंपाउंड्स मिलेंगे, 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। नंबर 1 इज CHON, चन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये कार्बन जो है ये जुड़ के बनाता है हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, कभी ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है कंपाउंड बनाएगा, यही कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जुड़ के ये तीनों चारों एलिमेंट्स जो हैं ये जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे। और उन्हीं कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, इज इट क्लियर। हंसी किस चीज की, कुछ नया दिख रहे हो, देख रहे हो क्या, बोलो बोलो बोलो, समझ आया बेटा आपको, इज इट ओके। तो बायोमॉलिक्यूल्स कहां पे होते हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो कोई भी सेल ऑर्गेनेली हो, तुम्हारी सेल की फंक्शन, तुम्हारे सेल का स्ट्रक्चर, तुम्हारे सेल का फंडामेंटल्स जितने भी हैं, दैट ऑल आर डिपेंड ऑन दीज केमिकल्स, ऑन दीज बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, यस आर नो, यस आर नो। तो मैं बोल सकता हूं ये बायोमॉलिक्यूल, मुझे बोलो ये केमिकल जो है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होंगे या डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मैं राज और शुभम को कंपेयर करूंगा आपस में, राज उसको बोलेगा मेरे में कंपाउंड है तेरे में नहीं है, मेरे में कार्बोहाइड्रेट है तेरे में लिपिड्स है, वो बोलेगा मेरे में लिपिड है तेरे में प्रोटीन नहीं है। ऐसा है क्या, नहीं, जो तेरी सेल में है वो मेरे सेल में भी है और वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में है। हम बोल सकते हैं each and every living organism is composed of similar types of elements, similar type of elements। write down the point, कहां लिखूं मैं, चलिए जी मैं लिखूंगा यहां पे point to be noted, each and every living organism, every living organism, every living organism, कोई भी living organism जो है made up of, शाबाश, is composed of similar types of elements, similar type of elements, simply similar type of compounds, या एलिमेंट बोलो या
कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल बोलो, समझ आ गया आपको? क्योंकि कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल कहां से बनता है? एलिमेंट से ही बनता है ना। एलिमेंट जब मिलजुल के आपस में अगर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होंगे तो मॉलिक्यूल कहेगा, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड्स कहलाएगा। क्लियर? शाबाश। एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा। सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल एंड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? जब आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, चाहे बैक्टीरिया से लेकर प्लांट तक, प्लांट से लेकर एनिमल तक, एनिमल से लेकर ह्यूमन तक, ठीक है, जिसकी लाइफ आप देखेंगे उसकी लाइफ जो है वो सेल्स की बनी होती है, और हर एक सेल में जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की, जो कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स की, वो सिमिलर है, वो सिमिलर है। ठीक है? शाबाश। तो ये पॉइंट आप नोट करो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज्ड ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, नोट किया? जल्दी करो नोट। खुद नहीं लिखते क्या? तुमने लिख लिया आपने? हाँ, उसने बुक नहीं लाई साथ। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था आज हुसैन सर आएंगे लेक्चर के लिए, है ना? हाँ, अच्छा बहाना है। चलो, अच्छी बात है। चलिए जी, इसको नोट किया? हैव यू नोटेड? हैव यू नोटेड? चलिए आगे जाके बनाएंगे, इसी के एग्जांपल्स पे आएंगे हम, कौन कौन से सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अभी मैंने आपको बोला यही एलिमेंट जब मिलजुल के क्या बनाते हैं? बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम एलिमेंट्स की बेस पे करेंगे यहाँ पे काम, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चन, पी, के, पक बोले फास्फोरस, के बोले तो पोटेशियम, ठीक है, एस बोले तो सल्फर, शाबाश, सी बोले तो कैल्शियम, और क्या है? बहुत सारे साल्ट्स है, फास्फेट्स है, ठीक है, और क्या है अभी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है? ये सारे कंपाउंड जो है ये मिलजुल के बनाते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है? अब मुझे बोलो, ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो कंपाउंड्स हैं, क्या ये सिर्फ लाइफ के साथ ही एसोसिएट है या ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी आपको मिलेंगे? ये ध्यान से सुनो पहले। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, ये एलिमेंट्स की, ये एलिमेंट्स आपको सिर्फ लाइफ के साथ ही एसोसिएट होंगे, यानी कि लाइफ में ही मिलेंगे, या लाइफ के बाहर भी कभी कहीं मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, अल्कली अर्थ मेटल्स, है ना? अल्कली मीन्स दे आर बेसिक, अर्थ मीन्स इनका सोर्स क्या है? अर्थ क्रस्ट, मेटल्स मीन्स दे आर मेटालिक इन नेचर। क्लियर? शाबाश। बात करेंगे आगे जाके, तो मैं पॉइंट लिखूंगा यहाँ पे। इसको नोट किया आपने? इसको नोट किया आपने? ये 3 लाइन इसको मैं रब करूं क्या? हाँ, 3 लाइन को रब करूं क्या? चलिए जी, बात करेंगे इसी पॉइंट को लेके आगे जाके, कहानी बढ़ाएंगे अपनी। वो ये है कि यही पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं जो मैंने आपको बोला अभी, कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं CHONPKSCA, ठीक है, चन पक ऐसी याद रखो, ठीक है, आपको एलिमेंट्स का नाम याद रहेगा। तो ये जो है दे आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है? तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट अगर लाइफ है, इन एडिशन इसके अलावा ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? इसके अलावा ये हमें कहाँ पे मिलेंगे? दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट, दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। फिर क्या डिफरेंस है? कोई एलिमेंट अर्थ में भी मिलता है और वही एलिमेंट हमारे सेल में भी होता है, ठीक है? कोई एलिमेंट आपको रॉक्स में मिलेगा, वही एलिमेंट आपकी बॉडी सेल में प्रेजेंट होगा। देन व्हाट इज द डिफरेंस देयर? देयर इज द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, देयर इज द डिफरेंस ऑफ कंपोजिशन, देयर इज द डिफरेंस ऑफ परसेंटेज। क्लियर? तो अगर हम बात करेंगे अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज अलग होगी, हमारी बॉडी में इसकी परसेंटेज अलग रहेगी। ठीक है? तो मैं लिखूंगा द डिफरेंस इज ऑफ कंपोजिशन इन बोथ अर्थ एंड सेल। अर्थ और सेल में दोनों की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। इसके लिए आपको एक टेबल लर्न करना है जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है? टेबल नंबर फर्स्ट, इसमें एलिमेंट्स का नाम इसने लिखा है एक कॉलम में, इसी के साथ इसका सिंबल डाला है, और सिंबल के साथ साथ उसने अर्थ क्रस्ट में, ये देखो अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंटेज है इसका, और उसका कंपेयर किया है किसके साथ?
सेल के अंदर, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, कितना परसेंटेज है। एक बार आप सीख लो ये पॉइंट्स, ये वैल्यूज याद रखने हैं आपको। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, इसलिए आपकी बुक पे लिख दिया हुआ है। ये सेम टेबल आपको रीड करना है कि ये मैंने आपको पॉइंट समझाया जो ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्लियर। तो ये सेल के अंदर अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं और अर्थ क्रस्ट में इसकी मात्रा जो है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी। तो अब आपको लर्न करना है ह्यूमन बॉडी में कौन सा कंपोनेंट कितना है और उसी कंपोनेंट का अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है। ओके, इज क्लियर? करोगे रीड? हाँ, चलिए, शाबाश। ये क्लियर हुआ बेटा? इतना ये क्लियर हुआ? शाबाश, जल्दी नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। चलिए, हेडिंग डालो। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, हेडिंग डालो आप, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हमें देखना है। अब हम देखेंगे बॉडी के अंदर जो हमने पढ़ा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वाकई ये चीज़ें होते हैं या नहीं होती हैं, क्या बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं यहाँ पे या नहीं रहते हैं, ठीक है, वो हम प्रूव करके देंगे आपको, ठीक है। वो हमें उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसी का नाम है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। कैसे हम एक सेल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है, जो केमिकल्स डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, कैसे कैसे रहते हैं वो, कैसे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। क्लियर? चलो, ये हो गया पूरा। डायग्राम बनाई? मुझे मालूम है डायग्राम तो आप बनाते ही नहीं हो, आपको लगता है ये सर ने तमाशा बनाया बोर्ड पे, ठीक है, इसलिए साथ साथ बनाया करो, क्योंकि इन चीज़ों से ना, डायग्राम से आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उतना थियोरेटिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा जितने आपके डायग्राम से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है? एनालिसिस करना है, किसकी? केमिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो भी एक सेल के अंदर चीज़ें होती हैं उनके आपने प्यूरिफिकेशन करनी है, उनको आपने सेपरेशन करनी है, उनको आपने एनालाइज करना है, पहचानना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रहता है और कितने परसेंटेज में रहता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे। इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है बेटा, इसके लिए आपने एक एक्सपेरिमेंट करना है। वो एक्सपेरिमेंट ये है, यू हैव टेकन अ टिश्यू फ्रॉम एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी से आपको एक टिश्यू लेना है, पीस ऑफ टिश्यू, एनिमल बॉडी, ठीक है। एनिमल बॉडी का टिश्यू ले लो, कोई भी लिवर या कोई भी टिश्यू, मसल, ठीक है। चलिए, जब टिश्यू लेंगे, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने लीवर लिया, मैंने लिया लीवर, क्लियर। इस लीवर को मुझे क्या करना है? इस लीवर को आपने ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर नहीं होता क्या? चटनी वगैरह बनाते हो घर में, चटनी बनाते हो ग्राइंडर में, ठीक है। टमाटो जूस निकालते हो ना घर में, उसमें टमाटो सब्जियों से ग्राइंडर में डाल के ना। चलिए जी, पहले आता था मोटर एंड पिस्टल। मोटर एंड पिस्टल में वो हाथ से इसको मारना पड़ता था ऊपर, ठीक है, फिर वो बनता था। लेकिन आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सामान सब कुछ आ गया, तो मोटर एंड पिस्टल में इसको डालते हैं। मान लीजिए ग्राइंडर में डालते हैं उसको, ठीक है। ये मैंने इसको ग्राइंडर में डाला। किसको डाला मैंने ग्राइंडर में? लीवर को, लीवर को, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये मैंने इसमें लीवर डाला, लीवर का कोई पीस, ठीक है, कोई भी एनिमल टिश्यू डाला मैंने इसमें, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है? यू हैव टू ऐड इट, आपको डालना है CCl3COOH, एक एसिड है। CCl3COOH एक एसिड है। बोलो जी, कौन सा ग्रुप है ये? COOH ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा ग्रुप है? इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। पढ़े हैं ना, फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं ना, अल्कोहल्स पढ़े हैं, फिनोल्स पढ़े हैं, ठीक है। इसी तरह अल्डिहाइड्स हैं, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं।
जिसके लास्ट पे OOH लगेगा, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब दिस इज एन एसिड नोन एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ, 3 क्लोरीन है, नाम है इसका ट्राइक्लोरो। दिस इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड है क्या? ऑर्गेनिक एसिड है क्या? फिर ऑर्गेनिक एसिड ही है ना, शाबाश। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं? वीक एसिड्स। दिस इज द वीक एसिड, दिस इज द वीक एसिड। प्रेजेंट किस में होता है? नींबू में प्रेजेंट होता है ना, क्लियर? एसिडिक एसिड नींबू में प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड नींबू में प्रेजेंट नहीं होता है, इसके हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म आता है, ठीक है। चलो, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो आप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो Cl3CCOOH। It's one of the same thing. It's one of the same thing. अब मैंने यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट किया, ये C को यहाँ पे लिखा और Cl3COOH को बीच में डाला। समझ आ गया आपको? दिस इज नोन एज द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की जब हम बात करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने डाला है इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जब आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला तो उसके बाद आपने करना है ये ग्राइंड। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो आपके पास जो मटेरियल मिलेगा, स्लरी मटेरियल, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर स्लरी मटेरियल, यू हैव टू प्रिपेयर स्लरी मटेरियल, ठीक है। इसमें एक चटनी जैसी बनी ना, लेवर आपने डाला, ऊपर से एसिड डाला, ग्राइंड किया तो सब पेस्ट जैसा बनेगा, क्लियर, लिक्विड जैसा बनेगा। उसके बाद जो आप में कमजोर होगा उसको देना पड़ेगा ये खाने के लिए, ठीक है। लीवर है, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, इसमें तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। स्लरी मटेरियल जो इसमें होगा, क्या करना है इस मटेरियल को? क्या करना है? खाना नहीं है, ठीक है। चटनी नहीं बनानी इसकी, आपने क्या करना है, इस मटेरियल को आपने पोर अप करना है। जो ये मटेरियल यहाँ पे बनेगा इसको आपने पोर अप करना है। इसने आपने इसको क्या करना है? पोर अप करना है। कहानी सुनना, ठीक है। कैसे पोर अप करोगे? एक फनल लेंगे आप, ध्यान से सुनो, एक फनल लेंगे आप, एक फनल लेंगे आप, ठीक है, एक फनल लेंगे आप, ठीक है। इस फनल में आपको क्या करना है? एक कॉटन की पीस डालनी है, कॉटन, ध्यान से सुनो, एक कॉटन डालेंगे आप यहां पे, ठीक है। नाउ दिस इज द फनल, दिस इज द फनल, दिस इज द कॉटन पीस, दिस इज द कॉटन पीस। इसका जो माउथ है वो आप कवर करोगे एक कॉटन पीस से। समझ आ गया आपको? नीचे आपने रखना है, नीचे आपने रखना है एक बीकर, नीचे आपने रखना है एक बीकर, क्लियर। और बीकर जो है ऊपर से आपका ग्राइंडर वाला मटेरियल इसमें डालना है, इसमें नहीं डालना, इसके ऊपर डालना है, ठीक है। जहां पे ये कॉटन पीस आपने डाला, कॉटन पीस के ऊपर आपने डालना है क्या? अपना जो ये मटेरियल है आपको, तो ये आपने डालना है इस पे। कुछ समय तक वेट करना है, 2-3 मिनट तक। तो आप देखेंगे जो बीकर है, नीचे बीकर वाले में, जो नीचे वाला बीकर है, इसमें कुछ पार्ट्स यहाँ पे आएंगे, कोई लिक्विड आएगा यहाँ पे, कुछ लिक्विड आएगा यहाँ पे। दिस लिक्विड इज नोन एज द फिल्ट्रेट, दिस लिक्विड इज नोन एज द फिल्ट्रेट, दिस लिक्विड इज नोन एज फिल्ट्रेट, दिस लिक्विड इज नोन एज द फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट बोलेंगे। समझ आ गया आपको? और कुछ मटेरियल यहाँ पे आएगा जो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, उसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे ही रहेगा। जो ये कॉटन पीस है वो कॉटन पीस के ऊपर ही रहेगा, उसको हम नाम देते हैं रिटनटेट। क्या नाम देंगे? रिटनटेट। दिस वाज द फिल्ट्रेट, दिस इज द रिटनटेट, दिस इज द रिटनटेट, दिस इज द रिटनटेट। जो रिटेन हो गया ऊपर, कॉटन के ऊपर जो रिटेन हो गया उसको हम बोलते हैं रिटनटेट। जो नीचे आ गया, जिसने कॉटन जो है कॉटन के पोर्स पास किए और वो पास होकर नीचे आया एसिड के साथ, इसके साथ एसिड भी आएगा ना, एसिड के साथ, क्योंकि वो क्या है? लिक्विड है वो, क्लियर। उसने इनको डिजॉल्व किया है कुछ पार्ट्स को और वो पार्ट्स नीचे आएंगे, इसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट। जो बिल्कुल भी इस कॉटन में से पास नहीं हो पाएगा उसको हम नाम देते हैं रिटनटेट, इसको हम नाम देते हैं रिटनटेट। आप मुझे बोलो, क्या मैं रिटनटेट को बोल सकता हूं? क्या मैं रिटनटेट को बोल सकता हूं एसिड इनसॉल्युबल पूल? एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड में जो सॉल्युबल नहीं हुआ, एसिड में जो डिसॉल्व नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल। अरे समझ आया था ना आपको? रिटनटेट ऊपर ही रहा ना,
दैट मीन्स ये एसिड में डिजॉल्व नहीं हुआ, ये एसिड में डिजॉल्व नहीं हुआ। हमने पूरा मिक्सचर जो बनाया, पास किया, मिक्सचर में से कुछ चीजें डिजॉल्व हो गई एसिड में, तो वो एसिड के साथ आएंगे ना। जो एसिड में डिजॉल्व नहीं हो जाएंगे वो ऊपर ही रहेंगे ना, इसलिए मैं उसको बोलता हूं एसिड एसिड इनसॉल्युबल पूल। याद रखो, क्वेश्चन आया था नीट में, जो रिटेंटेट है इट इज आल्सो नोन एज एसिड इनसॉल्युबल पूल, इट इज आल्सो नोन एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो नीचे आया फिल्ट्रेट के साथ, उसको मैं नाम क्या देता हूं, एसिड सॉल्युबल पूल। इसको मैं नाम क्या देता हूं, एसिड सॉल्युबल पूल। उसको मैं नाम क्या देता हूं, एसिड सॉल्युबल पूल। जो नीचे नहीं आएगा उसको मैं क्या बोलता हूं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। समझाया बेटा आपको, क्लियर समझाया। फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल, रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये चीजें, मैं दो चीजें मेरे पास आएंगे, क्लियर। जब आपने लीवर को ग्राइंड किया, किसमें, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में, यहाँ पे पेस्ट बनेगा एक लिक्विड के साथ। उसको ग्राइंड करने के बाद आपको वो पोर करना है एक कॉटन पीस के ऊपर, और कॉटन पीस के नीचे रखना है एक बीकर या कोई भी फ्लास्क जिसमें फिल्ट्रेट जमा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो मटेरियल्स मिलेंगे, वन इज योर फिल्ट्रेट, सेकेंड इज योर रिटेंटेट। फिल्ट्रेट का ही नाम क्या देंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। और जो ऊपर रहा कॉटन के ऊपर, जो इस कॉटन के पोर्स को पास नहीं होगा, उसको हम नाम क्या देंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल का दूसरा नाम क्या है, रिटेंटेट। क्या नाम है इसका, रिटेंटेट। जो ऊपर नहीं रहा, जो नीचे आया बीकर में, नाम क्या है उसका, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का दूसरा नाम क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड में सॉल्युबल हुआ, पूल मींस ग्रुप ऑफ मटेरियल्स, ग्रुप ऑफ मटेरियल। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, यस और नो। आगे चलें, आगे चलें, चलिए जी। इसको नोट किया, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी करो। पानी कोई पिलाएगा क्या मुझे, पानी किसी के पास? चलिए जी, शाबाश, जल्दी करो इसको नोट। आपके पास 30 सेकंड्स। तो 28 रख दिया। हाँ, चलिए, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे, आगे चलो। इसको नोट किया, नोट किया। आर्यन पीछे क्यों रहते हो आप बेटा, नोट हो गया? ओ हेलो, नोट हो गया। चलिए मैं रब करूं, चलो रब इट, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, और घर पे अच्छे से बनाएंगे फिर, ठीक है। गर्ल्स आपने बनाया, बॉयज जिसने नहीं बनाया वो दीदी से कॉपी लेगा अपनी। चलिए मैं बात कर रहा हूं एनालिसिस की, अभी तक इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं बात कर रहा था एनालिसिस की, मैं बात कर रहा था एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की, मैं बात कर रहा था एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की। जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी में किया उसी को मैं अंग्रेज़ों की भाषा में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। अंग्रेज़ों की भाषा मीन्स इंग्लिश, ठीक है। चलिए हमने करना है एक्सपेरिमेंट, किया हमने, देखा है आप लोगों ने। एक्सपेरिमेंट में आपने लिया है कोई भी एनिमल टिश्यू, एक्सपेरिमेंट में आपने लिया है कोई भी एनिमल टिश्यू, ठीक है। उसको आपने ग्राइंड किया है, उसको आपने ग्राइंड किया है। किसके साथ ग्राइंड किया है, किसके साथ ग्राइंड किया है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ, CCl3COOH के साथ आपने इसको क्या किया, ग्राइंड किया। जब आपने ग्राइंड किया है तो आपको क्या मिला, सिलरी मटेरियल मिला। उसको हम बोलते हैं एक सेल्यूलर पूल आपके पास तैयार हो गया, एक सेल्यूलर पूल। सेल्यूलर पूल मीन्स एक ऐसा मटेरियल, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिसमें सेल्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जिसमें सेल्स के अंदर बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वही आएंगे ना आपके पास इस ग्राइंडर में, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा सेल्यूलर पूल,
आपके पास मिलेगा एक सेल्यूलर पूल का मिक्सचर, एक सेल्यूलर पूल का मिक्सचर मिलेगा आपके पास, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। उस पूल को आपने क्या किया, इसको आपने फिल्ट्रेट किया, है ना, फिल्ट्रेशन की ना इसने। तो आपने इस सेल्यूलर पूल को क्या किया बेटा, आपने इस सेल्यूलर पूल को पहले फिल्ट्रेट किया। फिल्ट्रेट करने के बाद आपने इसको प्यूरिफाई करना है, प्यूरिफाई करना है, साफ सफाई करनी है, प्यूरिफाई करना है, ठीक है, प्यूरिफाई करना है। देन प्यूरिफाई के बाद आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक ही नहीं लेकिन इसको भी आगे लेके जाना है, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस जो है वो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में होती है, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर लेबोरेटरीज होती है वहाँ पे एनालिसिस की जाती है चीज़ों की, ठीक है। तो बाद में इसको हम करेंगे एनालिसिस, बाद में इसको हम करेंगे एनालिसिस। तो ज्यूरिंग फिल्ट्रेशन बेटा आप मुझे बोलो, आपको ज्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्या मिला था, आपको ज्यूरिंग फिल्ट्रेशन दो चीज़ें मिली थी, शाबाश। क्या क्या मिला था आपको, नंबर वन क्या मिला था, फिल्ट्रेट मिला था ना। तो बोलो मुझे, नंबर 1 क्या मिला था, फिल्ट्रेट मिला था ना, नंबर 1 इज फिल्ट्रेट। नंबर 2 क्या मिला था आपको, रिटनटेट मिला था, रिटनटेट मिला था, जो ऊपर ही रहा था उस कॉटन के सरफेस पे, नीचे नहीं आया। वो कहानी सुनना गौर से, दिमाग मेरी तरफ। बहुत सारे बच्चों को नींद आती है ना, और उनको नींद करने का मौका नहीं मिलता, फिर ऐसे करता है बस सो जाते हैं, हाथ सामने ऐसे रख के, है ना। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं मेरे क्लास में, है ना। किसको नींद आती है मेरे क्लास में, हाँ बस ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ठीक है। ऐसे किया, मुझे नहीं आती नहीं। हाँ मुझे मालूम है, जो हाथ उठाते समय कान में खुजालता है ना, या ऐसे सर में, उसका मतलब है वही है नींद करने वाला बंदा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अगर ज़्यादा नींद आ रही है पानी ले लो, उसके मुंह पे लगा। चलिए फिर ठीक है। तो 1 इज द फिल्ट्रेट एंड 2 इज द रिटनटेट। 1 इज द फिल्ट्रेट एंड 2 इज द रिटनटेट। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ये बेसिक है बायोमॉलिक्यूल्स का, ये बेस, इस पे बेस है बायोमॉलिक्यूल्स की। ये समझ में आ गया तो आगे जाके कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। शाबाश। तो बात करेंगे रिटनटेट की। मैंने एक और नाम बोला था रिटनटेट का, किसी को याद है? मैंने एक और नाम बोला था रिटनटेट की, एसिड। फिर से बोलो। मैंने बात किया था फिल्ट्रेट की, फिल्ट्रेट इज आल्सो नोन एज द, इसका मतलब ये लोग सोई होते हैं। मैं लिखता हूं कोई और चीज नाम लेता हूं किसी और का, तो आप लोगों को नजरें भी यहां पे नहीं होती है मैंने किसके बारे में बोला, ठीक है। मैंने बोला यहां पे रिटनटेट इज आल्सो नोन एज, लेकिन लिखा किसके सामने, फिल्ट्रेट के सामने। तो आपको मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। मैंने लिखा फिल्ट्रेट, लेकिन नाम किसका लिया, रिटनटेट का। चलिए जी बोलिए, फिल्ट्रेट इज आल्सो नोन एज acid soluble pool. It is also known as acid soluble pool. Clear? Acid soluble pool. While as retentate is also known as acid insoluble pool. Acid insoluble pool. समझ में आ गया आपको? शाबाश। चलिए जी सेकंड पॉइंट, जो फिल्ट्रेट है, जो एसिड सॉल्युबल पूल है, दैट मीन्स इसमें आएंगे आपके मोनोमर्स, इसमें आएंगे आपके मोनोमर्स। मोनोमर्स मीन्स जो सिर्फ एक ही यूनिट का बना होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, किसका, मोनोमर्स का। मोनोमर क्या है उसके अंदर, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर। क्लियर? इसी तरह स्टार्च किसका बना होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बनाते हैं, स्टार्च। तो मैं लिख सकता हूं स्टार्च इज अ पॉलीमर, वायरस जिसका ये बना होता है ग्लूकोज इज अ मोनोमर। समझ आ गया आपको? सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर, बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। इसी तरह जो फिल्ट्रेट होगा वो एसिड में डिजोल्व होके नीचे आएगा, इसीलिए वो क्या है, मोनोमर्स है वो। तो मोनोमर्स किस में आते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर मोनोमर्स होंगे। वाइल एज जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाए इस वीक एसिड में, दैट मीन्स वो इसी के अंदर रहेंगे एज ए सॉलिड पार्टिकल बनके। तो वो क्या होंगे, मोनोमर होंगे या पॉलीमर होंगे, ऑब्वियसली पॉलीमर होंगे। उनका साइज बड़ा होगा, इसलिए वो इस कॉटन फिल्ट्रेट से नीचे नहीं आए। तो मैं लिख सकता हूं जो आपके पास एसिड इनसॉल्युबल पूल है, तो ये होंगे पॉलीमर्स। इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉलीमर्स। क्या होंगे बेटा, पॉलीमर्स। तो यहां पे आएंगे मोनोमर्स जो भी
इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे एसिड सॉल्युबल पूल में, उन्हीं को हम नाम देते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वाइल एज जो पॉलीमर्स होंगे ये क्या होंगे फिर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स हो गया बड़ा मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स हो गया छोटा मॉलिक्यूल। समझ आ गया आपको? तो इसको हम नाम देंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्या बोला मैंने अभी तक के? फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट आपके पास पूल है, सेल्यूलर पूल है। दो डिफरेंशिएट आपने किया टिश्यू का, तो उसमें आपको मिलेगा रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को आपने नाम दिया एसिड सॉल्युबल पूल, क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो एसिड में डिसॉल्व होकर फिल्ट्रेट के साथ नीचे बीकर में आए। वाइल एज जो रिटेंटेट है ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाए और ये कॉटन के ऊपर ही रहे, इसलिए हम इनको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसके पीछे रीजन है कि जो सॉल्युबल पूल है ये मोनोमर्स होंगे, ठीक है। इनसॉल्युबल होंगे तो पॉलीमर्स होंगे। तो जो मोनोमर्स होंगे ये मोस्टली होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, MI। जहां पे आपने I डाला तो ये स्मॉल होता है, जहां पे आपने A डाला तो A हमेशा बड़ा होता है, A हमेशा बड़ा रहता है। अगर आप I और A लिखेंगे तो A ही बड़ा होगा, यस और नो। जिसमें A आएगा तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें I आएगा वो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं नाम दूंगा इसको, इनको हम क्या बोलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये साइज पे डिपेंड है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो सर किस साइज के पार्टिकल्स को, किस साइड के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल, और कौन से साइज के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल? क्लियर? क्लियर? तो साइज इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल देखेंगे तो इस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो होता है इन द रेंज ऑफ 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन। डाल्टन इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक यानी कि मास। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका यूनिट जो होता है वो डाल्टन रहता है। समझ आ गया आपको? तो याद रखना, माइक्रो मॉलिक्यूल जिनको आप नाम देंगे, मोनोमर जिनको हम नाम देंगे, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जो यहाँ पे सबस्टेंसेस होंगे या फिल्ट्रेट के अंदर जो सबस्टेंसेस होंगे, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, साइज बोलो या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, MW या मॉलिक्यूलर वेट बोलो, ठीक है, वो होगा 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन के बीच में। क्लियर? मिनिमम 18 डाल्टन, मैक्सिमम कहां तक ही जाएगा? 800 डाल्टन। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, बड़े मॉलिक्यूल्स की, पॉलीमर्स की, रिटेंटेट की, एसिड इनसॉल्युबल पूल की, सबस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो साइज है, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड्स का, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट है मॉलिक्यूल्स का, वो होना चाहिए मोर देन 800 डाल्टन। मोर देन 800 डाल्टन। अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट होगा मोर देन 800 डाल्टन, वो आना चाहिए कौन सी कैटेगरी में? कौन सी कैटेगरी में? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर किसी का वेट होगा 800 डाल्टन से नीचे 18 डाल्टन तक के, तो किस कैटेगरी में आएगा वो? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो समझ आ गया आपको फिल्ट्रेट की कौन सी प्रॉपर्टीज है, रिटेंटेट की कौन सी प्रॉपर्टीज है। सर अब हम बता सकते हैं आपको कि एग्जांपल्स फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें होती है और रिटेंटेट में कौन सी चीजें आएंगे। चलिए एग्जांपल मस्ट इसमें जानने की जरूरत है, हमें एग्जांपल्स पे आएंगे। सबसे पहले मोनोमर्स होंगे किसमें? फिल्ट्रेट में। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना हमारा, जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस पे मिलता है हमें जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, माइक्रो मॉलिक्यूल जो थे, स्मॉल मॉलिक्यूल जो थे, मोनोमर्स थे, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एमिनो एसिड्स। इसमें आपको मिलेगा एमिनो एसिड्स। ऐसे ही नोट करना ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी इजी हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होंगे? एमिनो एसिड्स। देन आपके पास यहां पे मिलेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड पढ़ा है ना? मोनोसैकेराइड किसका पार्ट है? कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर? मोनोसैकेराइड्स आपको मिलेंगे किसमें? एसिड सॉल्युबल पूल में। मोनोसैकेराइड आपको किसमें मिलेंगे? फिल्ट्रेट के अंदर। ठीक है, शाबाश। और क्या क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे? शाबाश शाबाश। और कोई आपको यहाँ पे मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। आपको यहाँ पे मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स मींस फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए नोन एज द न्यूक्लियोटाइड्स। आपको यहाँ पे मिलेंगे
न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखना न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दीज आर द यूनिट्स ऑफ डीएनए, यूनिट्स ऑफ आरएनए, ठीक है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जब होते हैं डीएनए के तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। वो आपको किस में मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? फिल्ट्रेट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल है एसिड के अंदर, वो डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए वो आपके फिल्ट्रेट के साथ आगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पे आपको मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल की, ठीक है। आपको यहाँ पे मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, आपको यहाँ पे मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। बस हो गया हमारा पॉइंट कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। जिसके बाद जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, सल्फेट्स होंगे, फास्फेट्स होंगे, वो भी आपको यहाँ पे ही मिलेंगे। समझा गया आपको? शाबाश। इनऑर्गेनिक साल्ट्स लाइक एज द सल्फेट्स, लाइक एज सल्फेट्स, नोट्स हासिल करो, एंड फास्फेट्स, सल्फेट्स एंड फास्फेट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। याद रखना ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी वो एग्जांपल पूछ सकते हैं इनमें, बोलो जी ये फिल्ट्रेट में आएगा या रिटेंटेड में आएगा। वहां पे गालियां मारना टीचर को, उसने पढ़ाया नहीं, को पढ़ाया नहीं इसने, है ना। तो लेकिन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए गालियां नहीं देना। चलिए जी आगे जाएंगे, इस पे आएंगे। रिटेंटेड की एग्जांपल्स मुझे बताओ, रिटेंटेड की एग्जांपल मुझे बताओ, रिटेंटेड की एग्जांपल मुझे बताओ। वेरी गुड। अभी अगर आप चालाक होंगे, ठीक है, हंसना वगैरह बंद आपने किया होता, आपका ध्यान यहां पे होता, तो आप बोलते अमीनो एसिड मोनोमर है, मोनोमर मिल मिल के बनाते हैं पॉलीमर। अगर अमीनो एसिड इस कैटेगरी में आए तो प्रोटीन्स आएंगे इस कैटेगरी में। शुभम बहुत चालाक है, तो शुभम ने बोला प्रोटीन्स आएंगे इसमें। वेरी गुड। तो शुभम ने बोला प्रोटीन्स आएंगे इसमें। चलो मैंने शुभम का मान लिया। प्रोटीन जो है वो आपके रिटेंटेड वाले पार्ट में आएंगे। प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स भी यहाँ पे आएंगे, प्रोटीन के साथ साथ एंजाइम्स भी यहाँ पे आएंगे रिटेंटेड में, बिकॉज एंजाइम्स आर आल्सो द पॉलीमर्स, आल्सो पॉलीमर्स। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने देखा मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड जुड़ जुड़ के बनाते हैं पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड जुड़ जुड़ के बनाते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इज मोनोमर, पॉलीसेकेराइड इज पॉलीमर। सिंपल है। यहाँ पे आएंगे पॉलीसेकेराइड्स, यहाँ पे आएंगे पॉलीसेकेराइड्स, यहाँ पे आएंगे पॉलीसेकेराइड्स। समझाया आपको? क्लियर? शाबाश। बात करेंगे आगे जाके। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड्स थे, न्यूक्लियोटाइड्स मिल मिल के बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपने मिलाए आपस में तो उन्होंने क्या बनाया? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसमें आएंगे? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखो, न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए मींस आरएनए। ओके, इज क्लियर? और कुछ इसमें न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। शाबाश शाबाश। अब क्या रहा? चलो पहले मुझे एग्जांपल बताओ। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल याद है किसी को? व्हाट इज ग्लूकोज? व्हाट इज फ्रुक्टोज? व्हाट इज सुक्रोज? नो, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। क्लियर? स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। यहां पे आपका कंफ्यूजन निकालने से स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। क्लियर? शाबाश। बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। आपका ग्लूकोज, आपका फ्रुक्टोज, आपका ग्लैक्टोज, है ना, ये सब किसमें आते हैं? दीज आर द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, या सिंपली मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाम क्या है इनका? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स। इज इट क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? बस मैं अपना लेक्चर फिनिश करने जा रहा हूं 2 मिनट में। ओके, हो गया क्लियर? एक चीज रह गया सर, जो आपने यहां पे एग्जांपल्स में लिखा था ब्लू पेन से, लेकिन यहां पे नहीं डाला। नो, लिपिड्स। लिपिड्स, मैं लिपिड्स को बीच में रखता हूं, मैं लिपिड्स को बीच में रखता हूं। मुझे बोलो शुभम, लिपिड्स को मैं दाएं खींचूं या बाएं खींचूं? कौन सी कैटेगरी में रखूंगा? जल्दी बताओ। लिपिड्स को मैंने किसी कैटेगरी में नहीं रखा अभी। मुझे बोलो लिपिड्स एसिड सॉल्युबल पूल में होंगे या लिपिड्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में होंगे? लिपिड्स रिटेंटेड में होंगे या लिपिड्स फिल्ट्रेट में होंगे? रिटेंटेड में रखूंगा इसको। शाबाश। किसने बोला रिटेंटेड में? 1 2 3 4 5 6 ऑल। ठीक है, ऑल रिटेंटेड। बोलो मुझे रीजन। चलो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मैंने भी इसको यहां पे खींचा। मुझे रीजन बोलो, मुझे रीजन बोलो। वाई लिपिड्स को मैं क्यों रखूंगा रिटेंटेड में? याद रखो, सुनो। लेकिन मैं जो हूं, अकॉर्डिंग टू मी, मैं बोलता हूं लिपिड्स आने चाहिए फिल्ट्रेट में, लिपिड्स आने चाहिए
मोनोमर्स में। बोलो लेकिन क्यों? क्यों सर आपने क्यों बोला? मैंने आंसर किया ना, लिपिड्स किसमें आने चाहिए? ऐसे सॉल्युबल पूल में। आप मुझे बोलेंगे क्यों? मैं बोलूंगा आपको, जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है, जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज इन बिटवीन द 800 डाल्टन, इसके बीच में इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। आप मुझे बोलो लिपिड्स को किस कैटेगरी में रखोगे? किस में रखोगे? किस में रखोगे? फिल्ट्रेट में। अब सब ने अपना डिसीजन चेंज किया, सब आ गए यहां पे, ऑल आर हियर। लेकिन जब सब लोगों ने लिपिड्स को किस में रखा? फिल्ट्रेट में। दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज योर रॉन्ग आंसर। लिपिड जो है भले ही उसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा इस कैटेगरी में, लेकिन लिपिड जो है कभी भी फिल्ट्रेट के अंदर नहीं आता है। लिपिड जो है हमेशा कॉटन के ऊपर रहता है। लिपिड जो है हमेशा कॉटन के ऊपर रहता है, यानी कि लिपिड बिल्कुल भी कॉटन के पोर्स को पास नहीं कर पाता है। क्यों? बिकॉज इसका जो साइज है, इसका जो साइज है भले ही वो छोटा है, लेकिन वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाया। क्यों? 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 बिकॉज लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके दो हेड होते हैं। वन इज द हेड जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, सेकंड इज द टेल नोन एज हाइड्रोफोबिक टेल। इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाया। जब वो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या वो खाक आएगा फिल्ट्रेट में? किसमें आएगा? वो फिल्ट्रेट में आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए लिपिड फिल्ट्रेट में, लेकिन नहीं आता है। फिल्ट्रेट किसमें आएगा? रिटेंटेट में आएगा। फिल्ट्रेट सॉरी लिपिड किसमें आएगा? रिटेंटेट में आएगा। एक और एग्जांपल लिखो यहाँ पे, लिपिड्स रिटेंटेट में आएगा। लिपिड इज एन एक्सेप्शन, याद रखना यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिपिड इज एन एक्सेप्शन, लिपिड एक एक्सेप्शन है, लिपिड एक एक्सेप्शन है। लिपिड क्या है? एक एक्सेप्शन है जो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, जो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आना चाहिए फिल्ट्रेट में, लेकिन नहीं आता है। किस कैटेगरी में आएगा ये? रिटेंटेट में। इसका रीजन क्या है? मैं दो रीजन लिखूंगा यहाँ पे। इट हैज टू रीजंस दैट लिपिड बायोमॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आना चाहिए फिल्ट्रेट में, लेकिन इसको रखा गया है फिल्ट्रेट में। नंबर वन, जो लिपिड जो है जब आप इसका मॉलिक्यूल देखते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं हेड, दूसरे को हम बोलते हैं टेल। जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक, इसको वाटर से डर लगता है। क्या ये वाटर से बॉन्ड बनाएगा? जिस चीज को वाटर से डर लगता है, क्या उसको इसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तेरे को किसी लड़की से डर लगता है, तू जाएगा उसके सामने, थप्पड़ मार के बुरा हाल करेगी आपका, ठीक है, आप भाग जाएंगे वहां से। इसी तरह यहां पे जो टेल है इट इज हाइड्रोफोबिक, वाइल एज जो इसका हेड है इट इज हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। जो टेल है ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो पाती है, बिकॉज टेल हमेशा लिक्विड से डरती है। समझा गया आपको? जब ये डिसॉल्व नहीं हो पाया, क्या ये कॉटन में पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, इसलिए ये फिल्ट्रेट के ऊपर रहता है। पहला रीजन ये है, ठीक है। सेकंड रीजन, पहला रीजन क्या लिखूंगा मैं? लिपिड मॉलिक्यूल क्या है? इट इज नॉट डिसॉल्व्ड इन एसिड। पहला रीजन, लिपिड मॉलिक्यूल इज नॉट डिसॉल्व्ड इन एसिड। ये एसिड में डिसॉल्व नहीं हो जाएगा। जब एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा तो फिल्ट्रेट में क्या आएगा? कुछ भी तो नहीं, ये ऊपर ही रहेगा। पहला स्ट्रॉन्ग रीजन ये। सेकंड रीजन ये है, जब आप लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हो, मैंने आपको डाइजेस्ट में शायद पढ़ाया, मैंने आपको डाइजेस्ट पढ़ाया क्या 11th का? नहीं पढ़ाया ना। चलिए आज सुनो, जब हम लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो वो बना होता है दो कंपाउंड्स का। वन इज नोन एज द फैटी एसिड, सेकंड इज नोन एज द ग्लाइसरॉल। ओके, जब आप देखते हो एक लिपिड का स्ट्रक्चर, तो लिपिड के स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें मिलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। क्या ये मोनोमर है या पॉलीमर है? क्या ये मोनोमर है या पॉलीमर है? जब पॉलीमर है तो किस कैटेगरी में रखोगे? मोनोमर या पॉलीमर में? पॉलीमर का नाम क्या है? रिटेंटेट। ओके, तो सेकंड रीजन है इट इज ए शाबाश, इट इज ए पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स डाइमर है। ये पॉलीमर मीन्स डाइमर है किसका? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल का। इसीलिए जो है इसका साइज भी मोटा रहता है, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होता है। दीज आर द स्ट्रॉन्ग रीजंस। पहला रीजन ये है नॉट डिसॉल्व इन एसिड पूल। सेकंड रीजन क्या है? दिस इज द पॉलीमर ऑफ, शाबाश, फैटी एसिड एंड
ग्लिसरॉल। होना चाहिए था ये मोनोमर, होना चाहिए था ये मोनोमर, लेकिन लिपिड के साथ दो चीजें अटैच है, ग्लिसरॉल भी है और फैटी एसिड भी है। समझाया बेटा आपको? इज इट ओके? यस और नो? चलिए जी, नोट करो इसको। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू।